So yes everybody, अब यूनिट नंबर 6 करेंगे कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। व्हाट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई कंटिंजेंसी है। ओके, दैट मीन्स एन इवेंट इज देयर विच इज अनसर्टेन। वो हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। सो एन इवेंट विच मे हैपन or not. So on the happening or not happening of an event, the contract can be enforced if a particular event happens or does not happen. तो कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, तो उसके होने ना होने से डिसाइड होगा कि कॉन्ट्रैक्ट आपके जो है इन्फोर्स होगा या नहीं होगा। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? कैसे पहचानेंगे कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? तो पहला पॉइंट तो यही है जो मैंने लिखा है, दैट इज देयर इज एन इवेंट विच मे हैपन और विच मे नॉट हैपन। हो सकता है हो सकता है ना हो। तो उसके होने या न होने पर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया जा सकता है। सच एन इवेंट इज नॉट द मेन इवेंट बट अ कोलेटरल वन। कोलेटरल, ओके, कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो बेसिकली कोलेटरल है, दैट इज कोलेटरल। ओके, इवेंट दोनों होनी चाहिए, एक कंटिंजेंट प्लस एट द विल ऑफ द प्रोमिसर। uncertainty contingent aspect must be there. Okay, it should not be mere will of the promiser, खाली promiser का will नहीं होना चाहिए, and must be uncertain. कुल मिला के may happen may not happen ये जो बात है ये फिक्स नहीं है, ये uncertain हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। another important thing जो इसमें आपको ध्यान रखना है, that is you must understand कि एक event है which may happen may not happen, but that event is a collateral one, not merely at the will of the promiser but contingent one, and it must be uncertain. एक लाइन में एक शब्द में कहें तो कुछ ऐसा है जो कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और उसके होने न होने पर कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टी के बीच में डिसाइड होगा। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ दिस। कुछ एग्जांपल इसके आते हैं, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो सकता है विच इज कंटिंजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ ए इवेंट। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, टाइम कोई नहीं है बट वो होगा तो ही आपकी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा। अगर वो नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं होगा, या वो होना इम्पॉसिबल हो जाता है। ओके, तो अगर कोई शिप के आने के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई शिप वापस आ जाएगा तो पैसे मिल जाएंगे, अगर शिप वापस आ जाता है तो पैसे मिल जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सकता है। अगर शिप वापस नहीं आता है, ओके, कोई टाइम नहीं है तो रीजनेबल टाइम में वापस नहीं आता है, या वो डूब जाता है, इफ इट सिंक्स, तो वो इम्पॉसिबल हो गया। इफ दैट हैपेंस कि जो इवेंट के होने पे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा, अगर वो इम्पॉसिबल हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है।
दूसरा है ऑन द नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर कोई इवेंट नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स होगा। जैसे अगर शिप वापस नहीं आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स होगा। अब अगर शिप वापस आ जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स नहीं हो सकता है। अगर शिप डूब जाता है तो कभी वापस नहीं आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि कंटिंजेंसी का बेसिस क्या है। वेदर इट इज हैपनिंग ऑफ द इवेंट तो उसके होने पे इनफोर्स होगा, और अगर वो इम्पॉसिबल हो जाती है तो वॉइड हो जाएगा। इफ इट इज ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो अगर वो नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा, और अगर वो होती है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं होगा। नॉन हैपनिंग कि वो होगी ही नहीं, अभी सुनिश्चित हो जाए, जैसे कोई शिप आपकी जो है वापस नहीं आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा। अगर शिप डूब जाता है तो इसका मतलब पक्का होगा कि वापस नहीं आएगा, अब हम उसे इन्फोर्स कर सकते हैं। राइट। देन कंटिंजेंट ऑन द conduct of a living person ओके। तो अगर आपके कोई व्यक्ति है उसके कंडक्ट के बेसिस पे कि वो कैसे कंडक्ट करेगा, तो उस कंडक्ट के बेसिस पर कंटीजेंट है। जिसमें मैरिज की बात आती है, वो शादी कर लेगा तो ये एनफोर्स होगा, नहीं करेगा तो एनफोर्स नहीं होगा। डिपेंड्स ऑन द कंडक्ट। अगर वो कुछ ऐसा कर देता है कि वो कंडक्ट जिसके बेसिस पे कंटीजेंसी वो कभी अराइज ही नहीं होगी, जैसे किसी को एक्स से शादी करने पर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा, अगर वो एक्स की जगह वाई से शादी कर लेता है तो मतलब अब वो कभी भी एक्स से मैरिज तो कर नहीं पाएगा। इट बिकम्स इम्पॉसिबल, एंड देयरफॉर ऐसी सिचुएशन में फिर वो इन्फोर्स नहीं होगा। बट देन एक रीजनेबल टाइम तक तो वो क्या है, अनसर्टेन है, कंटिजेंट है ऑन द कंडक्ट ऑफ द लिविंग पर्सन। देन ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन, अब नई बात आएगी, फिक्स्ड टाइम। अभी तक देखिए ऊपर तक हमने कोई टाइम उसमें नहीं लिया था, अब पहली बार इसमें आ रहा है कि टाइम मतलब वो इवेंट होगी बट टाइम फैक्टर भी है। सो फिक्स्ड टाइम, जैसे शिप के एग्जांपल में आपने पढ़ा होगा कि एक साल में शिप वापस आ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स होगा। अगर वो वापस आ जाता है तो इनफोर्स होगा। अगर वो डूब जाता है तो वापस नहीं आता विद इन 1 ईयर तो इनफोर्स नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट। देन सिमिलरली ऑन non happening of an event within fixed time। ये तो आसान है समझना, ऊपर वाले का अपोजिट है। पहले हमने कहा ऑन द हैपनिंग विद इन द फिक्स टाइम, हम कह रहे हैं नॉन हैपनिंग, सिर्फ वापस आएगा 1 साल में या सिर्फ वापस नहीं आएगा 1 साल में, अकॉर्डिंगली इन्फोर्स होगा ना बच्चों। कभी कभी a contract is contingent on an impossible event। impossible event
अभी इम्पॉसिबल है तो फिर वो तो void ही होगा ना, दैट इज void। इसमें बस ये याद रखना है दैट इम्पॉसिबिलिटी वाला जो फैक्टर है उसमें क्या होगा, आपके void होगा। So these are the various situations that are given in your study material of ICAI, and as per Contract Act, we have in which we can say that yes, there may be a contract which may be contingent either on the happening of an event, time is not specified, non-happening of an event, time is not specified, conduct of a living person, time is not specified, but another is now within the fixed time, happening within the fixed time, non-happening within the fixed time. Okay, impossible event. If it is impossible, whether it is known or not known to the party, but it is on the happening of an impossible event, ये void होगा, enforce नहीं कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्विकली इसी चैप्टर में दूसरा जो हिस्सा दिया गया है, दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट ने एक टर्मिनोलॉजी यूज किया, दैट इज रिजेंबलिंग। these are actually not the actual contract, these are the resembling contracts, मिलते जुलते हैं, resembling contracts। okay, these are based on the rule of equity, justice, and good conscience। good conscience, you know, if you get something on the road and it belongs to somebody else, it is your good conscience that you return it back। so this has been made compulsory by the law। तो अब इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता है कि मुझे मिलेगा किसी का तो मैं उसको जाके वापस कर दूंगा, क्योंकि मैं हर किसी से पहले से तो मिला नहीं हूँ कि तुम्हारा खो जाएगा तो मेरे को मिल जाएगा तो मैं वापस करूंगा। पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, बट दिस इज इम्पोज्ड बाय द लॉ। So what is important? What are the characteristics of a quasi contract? In a quasi contract, we can say the most important thing is that these are imposed by the law। सबसे important चीज है, पार्टीज आपस में नहीं करती हैं। These are imposed by the law। जैसे आपके पास एक सेक्शन, एक प्रोविजन है, उसमें लिखा है फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स is under obligation to give it back and try to find out the real owner। So who has said that? Law। Okay, so this is imposed by the law, this is imposed by the law। okay, it is available against whom? Against a person, not against the word at large, it is not against the word at large। normal contracts are, you know, enforceable, and you get a right against the word at large, but over here you get right only against a particular person। and in this there is a right to money involved, right to money। okay, now let's take some example। एग्जाम्पल ने उससे पहले एक बार और देख लेते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज आपस में नहीं करती हैं, लॉ उसको जो है इम्पोज करता है। इसमें एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट आपको एक राइट मिलता है और उस राइट के तहत आपको कुछ पैसे मिल सकते हैं। ओके, ना मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का पहला एग्जाम्पल है नेसेसरीज।
अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि इनकैपेबल ऑफ डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरी सप्लाई की है, तो आपका अधिकार है कि आप उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकते हैं। जैसे मैंने माइनर के टाइम पे भी आपको पढ़ाया था, इंक्लूडिंग जो इनसेन व्यक्ति हैं, ल्यूनेटिक्स हैं, इडियट्स हैं, उनके लिए भी तो नेसेसरीज की ज़रूरत है, उनको नेसेसरी देना और उनकी प्रॉपर्टी में से रिकवर करने का जो अधिकार है। ओके, देन वी हैव पॉइंट नंबर 2। दूसरा एग्जांपल क्या आ रहा है? इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड पर्सन, इंटरेस्टेड पर्सन का मतलब ये है कि अगर आप किसी एसेट में इंटरेस्टेड है और उससे अटैच्ड कोई लाइबिलिटी अगर आप पे कर देते हैं, तो उसको रिकवर करने का अधिकार आपका है। जैसे हमारे को एक म्यूनिसिपल टैक्स का एग्जांपल दिया गया है, जिसमें आप एक किराएदार हैं और एक प्रॉपर्टी आपके पास है, बट उस प्रॉपर्टी के ऊपर देर आर सर्टेन legal dues, municipal dues, which if not paid, then this property will be taken over by the municipality and sold off to recover the money. तो अगर आपके प्रॉपर्टी सरकार के पास चली जाएगी तो आपका उसमें जो लीज का एग्रीमेंट है, आप किराएदार होगा, आपका जो किराएदार वाला जो राइट है वो खत्म हो जाएगा, सरकार इसको अपने कब्जे में ले लेगी, तो उसको बचाने के लिए आप पे कर देते हो। सो यू आर अ इंटरेस्टेड पर्सन, राइट? इंटरेस्टेड, क्या इंटरेस्ट है? आपका कॉन्ट्रैक्ट है लीज का, आप उसको बचाना चाहते हैं, इसीलिए जो उसके साथ अटैच्ड लाइबिलिटीज है वो आप पे कर देते हैं। अब जो लैंडलॉर्ड है उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको देगा। वंस अगेन इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। ओके, तो इंटरेस्टेड पर्सन का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। देन वी हैव द केस ऑफ बेनिफिट्स एंजॉयड। अगर आप किसी चीज को एंजॉय कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ओके, बट दैट वाज नॉट ग्रेट्यूटस, नॉन ग्रेट्यूटस, देन यू आर लायबल टू गिव मनी। जैसे इसमें आपका एग्जांपल आया था कि somebody leaves और forgets a टीवी ऑन इन योर हाउस। एक टीवी आपने खरीदा, 2 दिन टीवी थे उसके पास, जो टीवी सप्लाई करने आया था, एक वो सेट आपके यहाँ गलती से भूल गया, आपने उसको भी यूज कर लिया। ओके, तो अब उसने आपको बेचा थोड़ी है, बट फिर भी यूज कर रहे हो, यू हैव टू पे, आपको पे करना पड़ेगा। ओके, इन दैट सिचुएशन यू हैव टू पे। अनदर थिंग इज वेरी इजी, इसको कई बार आपने पढ़ा होगा, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, अभी कोई भी गुड्स खो गए थे, आपको मिल गए हैं, आपकी जिम्मेदारी कि आपने उसको वापस कर देना है, खुद यूज नहीं करना है, और रीजनेबल एफर्ट करना है उसके ओनर को फाइंड आउट करने के लिए। ओनर मिलने पर गुड्स उसको वापस कर देने, आप गुड्स को अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते। कभी गलती से पैसे अगर आपके पास आ जाते हैं, मनी पेड बाय मिस्टेक, है ना, गलती से आ गया आपके अकाउंट में पैसे आ गए, ठीक है, वापस करना है। और अंडर पोर्शन वापस कर दो जी, वापस कर दो, वापस कर दो। नाउ लेट अस लुक एट दीज एग्जांपल्स। प्यारे बच्चों, इन एग्जांपल्स को आप देखें। नेसेसरी सप्लाई, किसने बोला था नेसेसरी सप्लाई करने के लिए? कोई एग्रीमेंट नहीं है नेसेसरी सप्लाई करने का, बट नीडी पर्सन है, उसको हमने नेसेसरी सप्लाई कर दी है। इनकैपेबल ऑफ डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट, कैसे नीडी है? माइनर है, कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता है। आपके अनसाउंड माइंड का पर्सन है, ल्यूनेटिक है, कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता है, तो हम नेसेसरी उसको दे सकते हैं, एंड फॉर दैट हम उसके जो प्रॉपर्टी है उसमें से रिकवर कर सकते हैं। देन इंटरेस्टेड पर्सन, अगर मैं पे नहीं करूंगा तो लैंडलॉर्ड का जो बिल है वो मैं पे नहीं करूंगा, तो जो लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी मेरे पास है वो चली जाएगी, तो आई एम इंटरेस्टेड पर्सन। दैट इज वाई इफ आई पे, देन आई हैव ऑल द राइट टू टेक इट बैक फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट इज, अगर किसी का सामान आपके पास रह जाता है या गलती से अपनी आर्टिकल आपके पास छोड़ जाता है,
नॉट फॉर क्रेडिटर्स पर्पस, और आप उसको यूज कर लेते हैं, यू हैव टू पे। लॉस्ट गुड्स का तो फिर से बताऊंगा नहीं, मिला है सामान तो देना ही पड़ेगा। पैसे गलती से आपके अकाउंट में आ जाते हैं, आपके बैंक अकाउंट में मान लो कोई गलती से कोई क्रेडिट हो जाता है, आप यूज कर लेते हो, देना पड़ेगा आपको पैसा। हालांकि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ था, बट दैट हैज टू बी गिवन। सो दिस इज द रिवीजन ऑफ दिस टॉपिक। मैं एक बार और आपको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वापस याद दिला देता हूँ। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच there is an event on the happening or non-happening of that event, the contract will be enforceable. Okay, such event will be collateral. Such event will not be merely at the will of the promiser. Okay, it will not be at only the will, but that is basically the contingent aspect. Such event must be uncertain. Okay, uncertain. That is why there is a possibility that it may happen, it may not happen. Okay, then we took on a lot of example on the happening of an event, on the non-happening of an event. Okay, then on the conduct of a person, कि एक पर्सन क्या करेगा, बताइए, शादी करेगा नहीं करेगा, करेगा तो ये होगा, नहीं करेगा तो ये होगा, लाइक दिस। देन टाइम फैक्टर भी ब्रॉट इन ओवर ईयर, फिक्स टाइम में आपके होगा तो एनफोर्सेबल होगा, या नॉन हैपनिंग विद इन द फिक्स टाइम में नहीं होगा। एंड लास्टली इम्पॉसिबल इवेंट अगर होंगे तो एनफोर्सेबल होगा ही नहीं। इम्पॉसिबल इवेंट से कंटिजेंसी है तो उसको एनफोर्स नहीं करेंगे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जैसा आपने देखा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दीज आर ओनली रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। बट अब ये शब्द भी आपको समझ में आ जाएंगे, इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्साइंस। कुछ सामान आपको मिल जाता है तो क्या होना चाहिए, वापस करना चाहिए ना। अगर आपके जो है किसी का पैसा आपने दे दिया है तो कायदा है ना कि वो व्यक्ति आपको पैसे देगा, जस्टिस है ना। अगर किसी का सामान आप यूज कर रहे हो तो कायदा है ना कि आप उसको पेमेंट करेंगे, इक्विटी। Okay, so that's why the law comes into picture and it imposes these liabilities, these obligations. So that is why quasi contract, yeah, resembling contract, these are imposed by the law. Okay, you get these aid against a person, and in this you can get some money that has to be liquidated. Various example I just show you: necessary is interested person. Okay, non-gratuitous act was there, you enjoyed that. Lost goods, you found them. Mistake, you got by mistake, you got money under caution, need to give back. So that is it for this video. I hope you would have enjoyed. अब अगला जो टॉपिक है उसके लिए अगली वीडियो में देखेंगे। अभी तक जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं आप इनको एंजॉय करें, देखें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।